वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। अब तक के वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत एलिमेंट्री कैनाल के एनाटॉमी को बहुत अच्छे से जान लिया है। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के रूप में सलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियास और गॉलब्लैडर को भी बहुत अच्छे से जान लिया है। आज बच्चों हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के विषय में बात करेंगे। और ये जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है बच्चों, ये बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड का जो फर्स्ट यूनिट है बच्चों, इसका यहीं से स्टार्ट होता है। वो इसका स्पेशल टॉपिक है क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर थर्ड है बच्चों, इसमें जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत पढ़ना है बच्चों, उसमें फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को कवर करना है। तो आज आइए बच्चों हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के विषय में। जैसा कि बच्चों हम लोगों को पता है कि टोटल फिजियोलॉजी को जानने से पहले हमको एलिमेंट्री कैनाल के एनाटॉमी को बहुत जानना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों जब तक हम एनाटॉमी को बहुत अच्छे से नहीं जान पाएंगे तब तक फिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो हालांकि हम लोगों ने बच्चों अभी तक एनाटॉमी के द्वारा टोटल एलिमेंट्री कैनाल के टोटल एनाटॉमी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया है। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने ये जाना है कि एलिमेंट्री कैनाल का जो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने बक्कोफेरेंजियल कैविटी को जाना। तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी में बच्चों हम लोगों ने किसको जाना? ओरल कैविटी को बहुत अच्छे से देखा, जिसमें बच्चों हम लोगों ने हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट को देखा। टंग को बहुत अच्छे से हम लोगों ने जान लिया, टीथ को बहुत अच्छे से जान लिया। ठीक बच्चों, फेरिंग्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना, आसोफेगस को देखा, स्टमक को देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा, लार्ज इंटेस्टाइन को देखा। साथ ही साथ एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के रूप में बच्चों हम लोगों ने सलिवरी ग्लैंड को देखा, जिनमें हम लोगों ने तीनों सलिवरी ग्लैंड्स के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चों, जैसे पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिबुलर ग्लैंड या सब लिंगुलर ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। इन सब के विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो डक्ट हैं इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। लीवर को बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया, गॉल ब्लैडर को बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक बच्चों, तो इन सब के विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो इनके एनाटॉमी को हम लोगों ने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। तो आज आइए बच्चों हम लोग इनके फिजियोलॉजी के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों फिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले एक बार हम फिर से रिव्यू करते हैं कि जब तक बच्चों हम फिजियोलॉजी अगर हम पढ़ रहे हैं तो फिजियोलॉजी में भी बच्चों हमको बीच बीच में एनाटॉमी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम एनाटॉमी को नहीं देखेंगे फिजियोलॉजी ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो हम एक बार फिर से रिकवर करते हैं, एक बार फिर से रिकैप करते हैं फिजियोलॉजी में, एक बार एनाटॉमी को फिर से देख लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को। जैसा कि बच्चों आप फिगर में देख रहे हैं कि ये जो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो फिजियोलॉजी हम लोगों का स्टार्ट होता है, अर्थात जो हम भोजन का पाचन करते हैं, तो बच्चों सबसे पहले भोजन कहाँ आता है? हमारे माउथ कैविटी में आता है या बक्कल कैविटी में आता है, जिसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि माउथ का ये जो पार्ट है बच्चों, तो माउथ में हम लोग देख रहे हैं पैलेट को देख रहे हैं, इवला को देख रहे हैं, टंग को देख रहे हैं, टीथ को देख रहे हैं। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? हमारे माउथ कैविटी में पाए जाते हैं, हमारे ओरल कैविटी में। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है बच्चों? बक्कोफेरेंजियल कैविटी, जो ये पार्ट होता है बच्चों। तो इसके बाद क्या होता है बच्चों? हमारा जो हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में एनाटॉमी हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना है कि माउथ कैविटी जहाँ से माउथ कैविटी के बाद का जो पार्ट होता है बच्चों, उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स में तीन पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स होता है, ओरोफेरिंग्स होता है, लैरिंजोफेरिंग्स होता है। ठीक बच्चों, तो माउथ कैविटी के बाद जस्ट में क्या होता है बच्चों? फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के बाद हमारा भोजन फिर कहाँ जाता है बच्चों? इसोफेगस में जाता है। तो फेरिंग्स और इसोफेगस क्या होते हैं बच्चों? यहाँ किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी प्रकार के कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं होते हैं। ये केवल क्या करते हैं बच्चों? ये केवल कंडक्शन का काम करते हैं। जो भोजन को कहाँ ले जाते हैं बच्चों? हमारे माउथ कैविटी से स्टमक तक ले जाने का काम करते हैं। तो ये भोजन का क्या करते हैं बच्चों? केवल ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, केवल कंडक्शन करने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये फेरिंग्स, सॉरी, ये क्या हो गया बच्चों? ये फेरिंग्स हो गया, ये एसोफेगस हो गया। फिर हमारा भोजन क्या करता है बच्चों? अगर हम ये देखें बच्चों, तो हमारे बक्कल कैविटी में कुछ स्पेशल चीज़, जैसा कि मैंने बात किया कि एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के रूप में क्या पाया जाता है बच्चों? सलिवरी ग्लैंड्स पाया जाता है। और सलिवरी ग्लैंड के तीन पार्ट बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि पैरोटिड ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब लिंगुअल ग्लैंड, सॉरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, या तो इसको हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं। और तीसरा जो होता है बच्चों, सब लिंगुअल ग्लैंड होता है। तो तीन क्या होते हैं बच्चों? सलिवरी ग्लैंड हम लोगों के बक्कल कैविटी में पाए जाते हैं। फिर भोजन हमारा क्या होता है बच्चों? यहाँ जो भोजन होता है, फूड होता है बच्चों, यहाँ सलाइवा के साथ मिलकर क्या बनता है? बोलस बनाता है। और ये बोलस हमारे एसोफेगस से कहाँ डिसेंड करता है बच्चों? स्टमक में। ठीक बच्चों, तो स्टमक में पहुँच जाता है। स्टमक के भी तीन पार्ट होते हैं बच्चों। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो कार्डियक पार्ट होता है, फिर फंडिक पार्ट होता है, और तीसरा जो होता है पाइलोरिक पार्ट होता है। ठीक बच्चों,
तो जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के रूप में हमारा लीवर भी है, और लीवर के बगल में ये देखिए आप जो ग्रीन कलर में वो क्या होता है बच्चों, गॉल ब्लैडर भी होता है, जो हमारे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हमारा भोजन क्या होता है बच्चों, स्टमक में कुछ समय तक रुकने के बाद फिर वो आगे बढ़ता है। और जैसे भोजन बच्चों आसोफेगस स्टमक की ओर आता है, तो स्टमक और आसोफेगस के बीच में एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक बच्चों, स्टमक और आसोफेगस के बीच में यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, या गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर भी हम कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ जब हमारा भोजन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसेंड करता है बच्चों, तो बिल्कुल ड्यूडेनम का अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है बच्चों, जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, यहाँ एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये भोजन हमारा क्या होता है बच्चों, फिर ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं बच्चों। सबसे पहला प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, बीच वाला भाग जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम जेजुनम कहते हैं, और सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है बच्चों उसको हम इलियम कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जस्ट हमारा भोजन फिर कहाँ जाता है बच्चों, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करने से पहले एक क्या होता है बच्चों, एक बिल्कुल थैली जैसा संरचना होता है जिसको हम सीकम कहते हैं। क्योंकि ये सीकम जो होता है बच्चों वो हम लोगों में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सीकम में सेलुलोज का पाचन होता है, और हम लोग सेलुलोज का पाचन वो नेग्लेजिबल मात्रा में करते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए सेलुलोज के पाचन की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए हम लोगों में सीकम क्या होता है बच्चों, लेस डेवलप पाया जाता है। लेकिन चूँकि हम मैमल के विषय में डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए बच्चों मैमल्स में ह्यूमन के बजाय ह्यूमन के अलावा क्या होता है बच्चों, अगर हम दूसरे हर्बीवोरस में देखें सच एज द रैबिट्स में, तो इनमें क्या होता है बच्चों, सीकम ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ सेलुलोज का पाचन होता है। साथ ही साथ बच्चों हमारे सीकम के जस्ट बगल में एक ये देखिए उभार दिख रहा है, बिल्कुल वर्म जैसा, जिसको हम वर्मी फॉर अपेंडिक्स कहते हैं। और ये वर्मी फॉर अपेंडिक्स भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है बच्चों, लेकिन और हर्बीवोरस में सच एज द रैबिट्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ये उसमें सक्रिय पाया जाता है, ज़्यादा डेवलप होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमारे एंटीबॉडीज़ बनते हैं, और साथ ही साथ बच्चों बहुत ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, जो अनवांटेड जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो ठीक बच्चों, यहाँ क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, तो इनमें क्या होता है, क्योंकि सेल्यूलोज का पाचन होता है, इसलिए ह्यूमन के अतिरिक्त बच्चों और जो हर्बीवोरस होते हैं सच एज द रैबिट, उनमें क्या होता है बच्चों, जो वर्मी फॉर अपेंडिक्स होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है। अब इसके बाद बच्चों जो हम लोगों का भोजन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है जो ऊपर की ओर जाता है बच्चों, उसको हम असेंडिंग कोलन कहते हैं। फिर जो हॉरिजॉन्टल रन करता है उसको ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। जो नीचे की ओर आता है बच्चों उसको हम डिसेंडिंग कोलन करते हैं। और नीचे जो यस आकार में मुड़ जाता है बच्चों उसको हम सिग्मॉइड कोलन कहते हैं। फिर ये कोलन क्या होता है बच्चों, ये रेक्टम में खुलता है, और अल्टीमेटली बच्चों ये रेक्टम क्या होता है, एनस के थ्रू बाहर खुलता है। तो इस प्रकार से हम ये देखें बच्चों, तो हम लोगों का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है एक ट्यूब के रूप में पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है बच्चों, एक ट्यूब लाइक होता है, जो प्रॉक्सिमल ओपनिंग के रूप में माउथ से स्टार्ट होता है, और जो डिस्टल ओपनिंग है बच्चों एनस के थ्रू क्या होता है, समाप्त होता है। अर्थात हमारा पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों, प्रॉक्सिमल ओपनिंग माउथ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड होता है बच्चों, डिस्टल ओपनिंग के रूप में एनस तक पाया जाता है। ठीक बच्चों, तो बीच बीच में कैसा होता है बच्चों, सबसे पहले माउथ से आसोफेगस तक स्ट्रेट है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, एक थैले जैसा, एक बैग जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम स्टमक कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ब्रॉड होता है। क्यों? इसके बाद क्या होता है बच्चों, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जिसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं, वो हाईली कुंडलित हो जाता है, हाईली क्वाइल्ड हो जाता है। और ये हाईली क्वाइल्ड क्यों हो जाता है बच्चों, क्योंकि ये जो होता है हमारे शरीर में 7 मीटर का एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है बच्चों। और ये 7 मीटर जो होता है ये किस प्रकार से एडजस्ट होता है, ये हमारा जो एब्डोमिनल वॉल है बच्चों, हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी में इसको इस ढंग से क्वाइल्ड करके रखा गया है, जिससे वो एडजस्टमेंट हो जाते हैं। ठीक बच्चों, तो ये हाईली क्वाइल्ड इंटेस्टाइन के रूप में जो पाए जाते हैं वो कौन है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से अगर हम ये देखें बच्चों, तो टोटल एलिमेंट्री कैनाल हमारा कैसा होता है, एक ट्यूब लाइक संरचना होता है, जो माउथ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड होता है बच्चों, एनस तक एक्सटेंड होता है। ठीक बच्चों, तो हम अब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में बच्चों हम लोग इसी एलिमेंट्री कैनाल के माध्यम से पूरे डाइजेशन की प्रक्रिया को समझेंगे। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों हम एक बार प्रोसेस को समझते हैं कि पूरे डाइजेशन में जो हम एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत पढ़ेंगे बच्चों, तो उसमें हम क्या देखेंगे। क्योंकि बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं
उनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए बच्चों? भोजन चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन जो होता है बच्चों, फूड जो होता है हमारे लिए एक एसेंशियल फ्यूल जैसा होता है, एक एसेंशियल ईंधन है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो बच्चों, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, सबको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। और फूड फूड हमारे लिए एक ईंधन के रूप में काम करता है, एक फ्यूल के रूप में काम करता है। तो ये भोजन पचाने की प्रक्रिया, ये जो भोजन करने की प्रक्रिया होती है बच्चों, जो भोजन एक सिस्टम द्वारा पचता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस प्रकार से अगर हम ये देखें बच्चों, तो पूरे जो ऑर्गेनिज्म है वो विभिन्न प्रकार के तंत्र से, विभिन्न प्रकार के सिस्टम से मिलकर बने होते हैं। और उसी सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम क्या है बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज आइए हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत ये देखते हैं कि भोजन का प्रक्रिया, जो भोजन का डाइजेशन है बच्चों, ये कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले बच्चों जो हम लोग भोजन लेते हैं, ये क्या होता है? हम अपने ये भोजन को कहाँ लेते हैं? बक्कल कैविटी में, मुख गुहा में, ओरल कैविटी में लेते हैं बच्चों। और जैसे भोजन हमारे ओरल कैविटी के इन कांटेक्ट में होता है बच्चों, तो हमारे मुख के अंदर जो टीथ होते हैं बच्चों, इनमें से जो प्री मोलर और मोलर टीथ होते हैं बच्चों, वो ग्राइंडर्स के रूप में काम करते हैं। और ये क्या करते हैं बच्चों? उनको टीयरिंग करने का काम करते हैं, उसको चिविंग करने का काम करते हैं। और फिर जो हमारे बड़े बड़े लार्ज कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, उनको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक बच्चों, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। और जब ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं बच्चों, तो हमारे मुख गुहा में सलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। सलिवरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला जो सब्सटेंसेस होता है बच्चों, उसको हम सलाइवा कहते हैं। ये सलाइवा हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ मिलकर क्या होता है बच्चों? इसको मैस्टिकेट करते हैं। मैस्टिकेट करने के बाद वो बोलस के फॉर्म में बना देते हैं, लुगदी के फॉर्म बना लेते हैं। और ये प्रक्रिया हमारे कहाँ हो रहा है बच्चों? बक्कल कैविटी में। तो सलाइवा क्या बच्चा करता है बच्चों? हमारा जो ड्राई एंड हार्ड सब्सटेंसेस होता है उसको क्या करता है बच्चों? दांत के द्वारा चबाए गए जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ मिक्स हो जाता है। तो सलाइवा और म्यूकस दोनों मिलकर क्या करते हैं बच्चों? भोजन को लुब्रिकेट कर देते हैं, भोजन को नम बना देते हैं। इस प्रकार इस भोजन को हम क्या कहते हैं बच्चों? बोलस कहते हैं। फिर ये जो बोलस होता है बच्चों, ये हमारे फायरिंग्स और आसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है बच्चों? हमारे गैस्ट्रिक अर्थात हमारे स्टमक में पहुँच जाता है। तो हम लोग अगर देखें बच्चों, तो हमारा जो फायरिंग्स होता है और आसोफेगस, यहाँ किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है। इट इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द फूड फ्रॉम द बक्कल कैविटी टू द स्टमक। ठीक बच्चों, तो बक्कल कैविटी से स्टमक तक केवल फूड कंडक्शन का काम कौन करते हैं बच्चों? हमारे फायरिंग्स और आसोफेगस करते हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। तो फिर ये जो भोजन बच्चों हमारे मुख गुहा में, जो हमारे बक्कल कैविटी में बोलस के फॉर्म में बना है, ये हमारे कहाँ पहुँचता है बच्चों? स्टमक में पहुँचता है। और स्टमक में बच्चों वहाँ जो सिक्रेट होने वाले सब्सटेंसेस उसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और उस गैस्ट्रिक जूस में बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सिक्रेशन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चों हाई एसिडिक होता है, इसलिए वो भोजन का जो रूप है बच्चों, उस बोलस को किस रूप में बदल देता है? एसिड काइम के रूप में बदल देता है। अर्थात वहाँ जो भोजन का मीडियम है कैसा बन जाता है बच्चों? हायर एसिडिक बन जाता है। और उस भोजन को अब हम क्या कहेंगे बच्चों? एसिड काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड काइम कहते हैं। अब ये भोजन क्या होता है बच्चों? हमारे पेट से, हमारे स्टमक से नीचे डिसेंड करेगा और वो पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही बच्चों पहुंचेगा, वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है। क्योंकि हमारा जो ड्यूडिनम पार्ट होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है जिसको हम ड्यूडिनम कहते हैं, यहाँ ड्यूडिनम में ही बच्चों हमारे पैंक्रियाटिक जूस अर्थात हमारे पैंक्रियास से जो डक्ट निकलता है जिसको हम पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं बच्चों, पैंक्रियाटिक डक्ट भी आकर खुलता है, जिससे पैंक्रियाटिक जूस यहाँ आके खुलता है। यही पैंक्रियाटिक डक्ट जो है बच्चों, वो हमारे कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलकर कॉमन वो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट का निर्माण करता है। और ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ खुलते हैं बच्चों? हमारे ड्यूडिनम पार्ट में खुलते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों, तो बाइल जूस कहाँ से निकलता है? अर्थात बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले सक्कस एंटेरिकस, ये सब कहाँ खुलते हैं बच्चों? हमारे ड्यूडिनम पार्ट में ही आकर रिलीज होते हैं। और फिर वहाँ जो भोजन का आकार होता है, जो भोजन का रूप होता है बच्चों, वो एसिड काइम से क्या होता है बच्चों? काइल में बदल जाता है। अर्थात वो एल्कलाइन फॉर्म में हो जाता है। क्योंकि बच्चों जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारा पैंक्रियाज है बच्चों, तो पैंक्रियाटिक एसिनाइज से क्या निकलता है? वहाँ जो डक्ट सेल्स होते हैं बच्चों, तो डक्ट सेल्स से एक बाइकार्बोनेट आयंस का सिक्रेशन होता है, जो एसिड काइम को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वो क्या होते हैं बच्चों? काइल के रूप में बदल जाते हैं।
फिर ये भोजन क्या होता है बच्चों, अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे की ओर बढ़ता है और ये लार्ज इंटेस्टाइन पहुंचता है। लार्ज इंटेस्टाइन बहुत सारे कोलॉन बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, जिनका बचे हुए जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनको क्या करते हैं बच्चों, फर्मेंट करते हैं। और फिर जो आप अनडाइजेस्टेड मटेरियल है बच्चों, वो फीकल के रूप में, फीसेस के रूप में बाहर की ओर निकल जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों हम लोग अगर देखें तो टोटल डाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है, हमारे फूड का पाचन जो होता है बच्चों, ये फूड के रूप में कहाँ से, माउथ कैविटी से शुरू होता है और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स के रूप में, फीसेस के रूप में बच्चों, ये हमारे एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम इस रूट को देखें बच्चों, तो ये क्या होता है, टोटल भोजन का ये पाथवे है, ठीक बच्चों, जो माउथ से लेकर एनस तक पाया जाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर ये बच्चों हम लोग देखें, तो अगर हम ये देखें कि जो हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को पढ़ेंगे बच्चों, तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के विषय में सबसे पहले हम जाने तो डाइजेशन की प्रक्रिया में हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम फूड कंपोनेंट के जानते हैं कि कौन कौन से फूड कंपोनेंट हैं जो डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जिनका हमको डाइजेशन करना है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारे हमको किस किस चीज़ का पाचन करना है, तो सबसे पहले हम उनके विषय में जान लेते हैं। तो किसको किसको करना है बच्चों, हम लोग जो भोजन करते हैं बच्चों, जो हम लोग डेली भोजन के रूप में अपने पूरा पूरे वाइटल एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, पूरे वाइटल सेल को चलाने के लिए जो हम लोग भोजन करते हैं बच्चों, उसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर लेते हैं। जिसमें से बच्चों अगर हम ये देखें कि जो ये कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं बच्चों, ये दोनों क्या होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसर सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये एनर्जी प्रोड्यूसर कंपोनेंट होते हैं। जबकि जो प्रोटीन होता है बच्चों, ये क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं बच्चों, ये भी डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट होते हैं। जबकि विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, ये सब क्या होते हैं बच्चों, इनका किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता, ये केवल एक मेटाबॉलिक रेगुलेटर के रूप में काम करते हैं। कौन कौन बच्चों, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, इनका डाइजेशन नहीं होता है। ये क्या होते हैं बच्चों, ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर के रूप में काम करते हैं। सो विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर आर मेटाबॉलिक रेगुलेटर विच हैव नो नीड फॉर डाइजेशन। तो विटामिन, मिनरल्स और वाटर क्या होते हैं बच्चों, ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स के रूप में काम करते हैं, इनका कोई पाचन नहीं होता है। ठीक बच्चों, लेकिन इनकी उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, अर्थात इनका पाया जाना हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक बच्चों, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर के रूप में काम करते हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड आर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स। अगर हम इन तीन को छोड़ दें तो ये चारों क्या होते हैं बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल और ये मेन फूड पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स के रूप में पाए जाते हैं और ये मेन फूड कंपोनेंट होते हैं। ठीक बच्चों, carbohydrates and fats are energy producer compound. Protein is body building material while the nucleic acid is component of DNA और RNA। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी बात किया कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं बच्चों, एनर्जी प्रोड्यूसर कंपाउंड होते हैं जो हमको एनर्जी प्रदान करते हैं। प्रोटीन जो होता है बच्चों, ये हमारे शरीर का बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। जबकि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं बच्चों, ये डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट होते हैं। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ये फूड कंपोनेंट को जाना, तो अब हम आज जो बात करेंगे, जो हमारा मेन थीम है बच्चों, ये है डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को। सबसे पहले हम बच्चों हम लोग ये जान लेते हैं कि जो एनाटॉमी होता है बच्चों, जिसमें हम लोगों ने अभी तक कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ा, तो एनाटॉमी के अंतर्गत बच्चों हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आर्गन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जब हम किसी आर्गन के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। और जब हम उसी आर्गन के फंक्शंस के विषय में जानते हैं, कार्य के विधि में जानते हैं, क्रिया विधि के विषय में जानते हैं बच्चों, तो उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो आज हम बच्चों एलिमेंट्री कैनाल के क्रिया विधि को जानेंगे, उसके फिजियोलॉजी को जानेंगे। ठीक बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल फूड इनटू द सिंपल एंड डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट बाय द हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, सबसे पहले आप जानिए कि डाइजेशन क्या होता है। क्योंकि बच्चों जब हम लोग भोजन को लेते हैं अपने मुख में, तो वो बहुत हार्ड और सॉलिड होता है। ठीक बच्चों, अर्थात वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होता है, बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं बच्चों। तो चूंकि जब हम लोग भोजन को लेते हैं बच्चों, तो हम डाइजेशन जो है बड़े बड़े पीस के रूप में नहीं कर पाएंगे। जब तक बच्चों हम भोजन को बहुत छोटे एकदम सूक्ष्म रूप में नहीं तोड़ देंगे, तब तक उनका पाचन होना असंभव होता है। ठीक बच्चों, तो डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल फूड इनटू द सिंपल एंड डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट बाय द हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो क्या होता है बच्चों, जो हमारे भोज पदार्थ के रूप में कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल भोज्य पदार्थ होते हैं बच्चों, उनको सिंपल और डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट के रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम डाइजेशन कहते हैं।
अर्थात जो हार्ड और कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपल और डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट के रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं बच्चों, डाइजेशन कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होता है बच्चों, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चों? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं बच्चों? दे आर ऑल रिक्वायर्ड वाटर फॉर देयर एक्शंस। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं बच्चों, इनके लिए क्या होता है, अर्थात ये वाटर, अर्थात जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को तोड़ते हैं उसके लिए वाटर की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है बच्चों, जब तक इनको वाटर नहीं देंगे तब तक ये अपने एक्शन में नहीं आते हैं। ठीक बच्चों, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होता है? दे आर ऑल रिक्वायर्ड वाटर फॉर देयर एक्शंस। इनके लिए वाटर की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चों, जब हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं तो वहाँ हमको क्या करते हैं? वाटर की आवश्यकता होती है, भोजन की। इसलिए बच्चों, जब हम भोजन को पचाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक बच्चों, इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या करना चाहिए? पीना चाहिए। तो हमारे शरीर में जितना ज़्यादा पानी का कंटेंट बना रहेगा बच्चों, उतना ही अच्छा से डाइजेशन होगा और उतने ही अच्छे से हमारे टोटल एक्टिविटीज़, टोटल सिस्टम चलेंगे। ठीक बच्चों, तो वाटर बहुत आवश्यक होता है बच्चों। इसलिए हमको पर डे पानी लगभग 3 से 4 लीटर या 5 लीटर पानी हमको पर डे पीना चाहिए। ठीक बच्चों, आइए बात करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ डाइजेशन के विषय में कि डाइजेशन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन के विषय में। इन एनिमल किंगडम, व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स एंड इज कैरिड आउट इन फूड वैक्यूल विद इन द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इस पूरे एनिमल किंगडम में बच्चों जो डाइजेशन होता है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और तीसरा जो होता है बच्चों मिक्स डाइजेशन होता है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है बच्चों? जब डाइजेशन की प्रक्रिया किसी सेल के अंदर होती है, जब डाइजेशन की प्रक्रिया अर्थात वो भोजन का जो पाचन होता है जब किसी सेल के अंदर होता है बच्चों, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और ये डाइजेशन कहाँ होता है बच्चों? फूड वैक्यूल्स में होता है। कहाँ होता है बच्चों? फूड वैक्यूल्स में होता है। अगर हम ये देखें बच्चों तो इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले जो प्रिमिटिव हेटरोट्रॉप्स आए, क्योंकि बच्चों हम अगर जाने के ऑर्गेनिज्म एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एक हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो भोजन अपना किसी के माध्यम से लेते हैं। जो अपना भोजन स्वयं न बना सके, किसी न किसी माध्यम से लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स। तो प्रिमिटिव हेटरोट्रॉप्स के रूप में बच्चों सबसे पहले जब इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले जीवन का शुरुआत हुआ, तो सबसे पहले आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, जिसमें हम किसको जानते हैं? प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा। तो प्रोटोजोआ और पोरिफेरा में जो भोजन का पाचन होता है बच्चों, उसमें हम लोगों जैसा लंबा चौड़ा एलिमेंट्री का नहीं पाया जाता है। इनमें जो भोजन का पाचन होता है बच्चों, वो पर्टिकुलर किसी सेल्स के द्वारा होता है। और वो सेल कौन सा है बच्चों? फूड वैक्यूल्स। अर्थात ये अपने फूड वैक्यूल्स के द्वारा भोजन का पाचन करते हैं। ठीक बच्चों, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं, ये अमीबा का फिगर है। अमीबा किस प्रकार से भोजन को लेता है। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए, इसमें क्या होता है? ये फेगोसाइटोसिस होता है। ठीक बच्चों, तो ये क्या करते हैं? फूड पार्टिकल्स को ग्रहण कर लेते हैं। किसमें बच्चों? फूड वैक्यूल्स में। और फूड वैक्यूल्स में जब ये भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो बच्चों इनके पास में पाए जाने वाले जो लाइसोजाइम होते हैं, लाइसोसोम्स होता है, लाइसोसोम से निकलने वाले जो लाइसोजाइम होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं? इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, एंजाइम डिलीवर्ड बाय द लाइसोसोम। लाइसोसोम्स के द्वारा क्या होता है बच्चों? इसमें से एंजाइम क्या होता है? डिलीवर्ड होता है। और फिर ये क्या करते हैं बच्चों? जो फूड पार्टिकल से अंदर ग्रहण करते हैं उनको क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। और डाइजेस्ट करने के बाद बच्चों जो इनके लिए यूजफुल मटेरियल होता है बच्चों, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो अपशिष्ट मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है बच्चों, उसको एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से क्या करते हैं? बाहर की ओर एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो बाहर की ओर एलिमिनेट कर देते हैं। किस माध्यम से बच्चों? एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से। फाइगोसाइटोसिस के माध्यम से, अर्थात इसमें फाइगोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों। फाइगोसोम्स के माध्यम से क्या करते हैं? फूड पार्टिकल्स को अंदर ले लेते हैं। और फिर यहाँ क्या होता है बच्चों? जो लाइसोसोम्स पाया जाता है, लाइसोसोम्स में एंजाइम सीक्रेट होता है। और ये लाइसोजाइम क्या करते हैं बच्चों? फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। फिर पचा हुआ भोजन जो होता है बच्चों, उसका ये एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। और फिर जो अपशिष्ट मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, वो उसको एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं बच्चों? बाहर की ओर एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो इसके यहाँ देखिए बच्चों, किसी प्रकार का कोई एलिमेंट्री कैनाल, कोई ट्यूब नहीं पाया जा रहा है जिसके माध्यम से इनमें भोजन हो। इनमें भोजन के डाइजेशन की प्रक्रिया किसके माध्यम से हो रही है? एक पर्टिकुलर सेल्स के द्वारा हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? फूड वैक्यूल। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो इनमें फूड वैक्यूल्स के द्वारा होता है। और भोजन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। और बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। तो जो भोज्य पदार्थ को अंदर लेते हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा बच्चों? वो फाइगोसाइटोसिस के द्वारा, क्योंकि यहाँ फाइगोसोम्स का निर्माण होता है। और यहाँ फिर इसको पाचन करने के लिए
रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बच्चों? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं जिसको हम लाइसोजाइम कहते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों? फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं और फिर यहाँ एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अनडाइजेस्ट मटेरियल जो ये बाहर निकालते हैं बच्चों, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये इस प्रकार का जो डाइजेशन होता है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में देखने को मिलता है। दूसरा जो डाइजेशन होता है बच्चों, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स व्हेन डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स अकर्स आउटसाइड द सेल, दैट इज द इन द ल्यूमेन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अर्थात बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में बच्चों जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? सेल के बाहर, अर्थात डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है, किसी कैविटी के अंदर होता है, किसी ल्यूमेन के अंदर होता है बच्चों। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म में भोजन का पाचन सेल से बाहर, अर्थात किसी कैविटी में होता है, किसी ल्यूमेन होता है, किसी ट्रैक में होता है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में होता है बच्चों, तो इस प्रकार के डाइजेशन को हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार का जो डाइजेशन है बच्चों, उसमें किसमें को देखने को मिलता है? अर्थात फाइलम हेलमिन्थेस से लेकर मैमल तक। तो हेलमिन्थेस से लेकर मैमल तक जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं बच्चों, उनमें जो भोजन का पाचन होता है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हमको देखने को मिलता है। एक्सेप्ट किसमें बच्चों? सिलेंट्रेट्स में। जो सिलेंट्रेट्स, चूँकि जो पोरीफेरा के बाद के जो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, उनको हम सिलेंट्रेट्स कहते हैं, जैसे हाइड्रा वगैरह जो होते हैं बच्चों, तो इनमें जो भोजन का पाचन होता है उसमें इंट्रासेलुलर एज वेल एज द एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों प्रकार के डाइजेशन देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के डाइजेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? मिक्स डाइजेशन कहते हैं। तो मिक्स डाइजेशन किस में देखने को मिलता है? ये सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, जिसमें दोनों प्रकार के डाइजेशन हम देख सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज द इंट्रासेलुलर बोथ। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लास के विषय देखा, डाइजेशन की प्रक्रिया को समझा। आज बच्चों हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन मैमल्स, अर्थात मैमल्स में डाइजेशन के मैकेनिज्म को देखेंगे, किस प्रकार से डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आज हम यहाँ से बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन तक। ठीक बच्चों, तो हम आज देखेंगे कि भोजन का पाचन किस मैकेनिज्म के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन बक्कल कैविटी, मुख गुहा में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो बच्चों अधिकांश जो हमारे पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, तो सब जगह यहाँ डाइजेशन हम दो प्रकार से देखेंगे, फिजिकल डाइजेशन एज वेल एज द केमिकल डाइजेशन। ठीक बच्चों, तो दो प्रकार के डाइजेशन हम देखेंगे, फिजिकल डाइजेशन के साथ साथ किसको? केमिकल डाइजेशन। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं बक्कल कैविटी में फिजिकल डाइजेशन कैसे होता है। द फूड इज चीव्ड बाय द ग्राइंडर सच एज द प्री मोलर एंड मोलर एंड मिक्सड विद द सलाइवा बाय द हेल्प ऑफ टंग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ क्या होता है बच्चों? फिजिकल डाइजेशन के रूप में हम देखेंगे तो हमारे मुख में जो टीथ पाए जाते हैं, जो दांत पाए जाते हैं बच्चों, इनमें जो दो स्पेशल टीथ होते हैं जिसको हम प्री मोलर और मोलर कहते हैं बच्चों, ये ग्राइंडर्स के रूप में काम करते हैं, जो भोजन को मैस्टिकेट करने का काम करते हैं, चीव्ड करने का काम करते हैं। इसको सबसे पहले चीविंग करते हैं, चबाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, क्योंकि जब हम लोग हार्ड सॉलिड सब्सटेंसेस रोटी के बड़े बड़े पार्टिकल्स या चावल लेते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमारे दांत जो होते हैं, टीथ जो होते हैं, इनके जो प्री मोलर और मोलर पार्ट होते हैं बच्चों, इनको क्या करते हैं? तोड़ते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। और फिर जो हमारे मुख गुहा में पर सलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं बच्चों, तो सलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले जो सलाइवा होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? हमारे टंग के माध्यम से, जीभ के माध्यम से क्या करते हैं बच्चों? इसको मिक्स कर देते हैं, मैस्टिगेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा एंड म्यूकस। इसको मैस्टिगेट कर देते हैं और फिर ये क्या बन जाता है बच्चों? बोलस के फॉर्म में बन जाता है। तो भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, साथ ही साथ सलाइवा या टंग के माध्यम से पूरे भोजन को मिक्स करना, किस में? सलाइवा में। इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना होता है, फिर इसको हमारे सलाइवा के साथ क्या करना बच्चों? मिक्स करना होता है, जिससे हमारा भोजन नम बन जाता है। ठीक बच्चों, और इसमें जो नम बन जाता है और भोजन जो लुब्रिकेट करता है बच्चों, ये किसके किसके साथ? सलाइवा के साथ, म्यूकस, और ये छोटे छोटे पार्ट सब आपस में मिलकर बोलस के फॉर्म में बना लेते हैं। तो यहाँ हमारा टंग भी बहुत हेल्प करता है। ठीक बच्चों, तो इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। तो आइए बच्चों, तो सबसे पहले भोजन को छोटे छोटे पार्ट में बना लिए और हम लोगों ने सलाइवा के साथ मिक्स कर लिया, वो बोलस बन गया, तो इसको हम फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। आइए देखते हैं केमिकल डाइजेशन में क्या होता है। तो केमिकल डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है बच्चों? सलाइवा का। तो सलाइवा करता क्या है बच्चों? तो सबसे पहले हम सलाइवा को जान लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। आप बच्चों अपने माइंड को रिकॉल करिए और देखिए, क्योंकि हमने पिछले वीडियो एनाटॉमी में हमने बात किया था कि जो सलिवरी ग्लैंड होते हैं बच्चों, सलाइवा का सिक्रेशन कहाँ से होता है? 3 पेयर्स ऑफ द सलिवरी ग्लैंड। हम लोगों के मुख गुहा में 3 पेयर सलिवरी ग्लैंड देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सलिवरी ग्लैंड क्या होता है बच्चों? पैरोटिड ग्लैंड।
ठीक बच्चों, जो हमारा कहाँ पाया जाता है, ये कान के जस्ट नीचे यहाँ, तो यहाँ जो पाए जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पैरेटल ग्लैंड कहते हैं। संख्या में 2 होते हैं, दोनों साइड में पाए जाते हैं, और ये हमारे सैलिवरी ग्लैंड का सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि पैरेटल ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। ठीक बच्चों, दूसरा जो होता है बच्चों वो सब मैक्सिलरी ग्लैंड, या इसको हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। सब माने नीचे, मैंडिबुलर माने अर्थात ये लोअर जॉ के एंगल पर, ये जो लोअर जॉ है बच्चों इसके एंगल पर पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात ये भी संख्या में 2 होते हैं। तो लोअर जॉ के जस्ट एंगल में या फिर हमारे मैंडिबल बोन के पास में जो पाए जाते हैं बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। तीसरा जो होता है बच्चों सब लिंगुअल ग्लैंड, सब माने नीचे, लिंगुअल माने जीभ, अर्थात जीभ के जस्ट नीचे के जो ग्लैंड होते हैं बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। ठीक बच्चों, तो 3 ग्लैंड पाए जाते हैं, 2-2 की संख्या में, इस प्रकार से 6 सैलिवरी ग्लैंड हमारे मुख में देखने को मिलते हैं, और इनसे सिक्रीट होने वाला जो सब्सटेंसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सलाइवा कहते हैं। क्योंकि बच्चों हम बात कर रहे हैं, हम मैमल्स के डिस्क्रिप्शन को देख रहे हैं, इसलिए बच्चों हम अगर देखें तो मानव के बाद कुछ हर्बीवोरस एनिमल्स में सच एज द रैबिट्स, इनमें क्या होता है बच्चों, एक और ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम जाइगोमेटिक सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। absent in human but present in other herbivores like rabbit। तो क्या होता है बच्चों, ये मैन में तो नहीं पाया जाता, ह्यूमंस में नहीं पाया जाता, लेकिन रैबिट्स और अदर हर्बीवोरस में ये देखने को मिलता है। कौन सा बच्चों, जाइगोमेट्रिक सैलिवरी ग्लैंड। हम लोगों में केवल 3 सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है, पैरेटल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, जबकि रैबिट में एक और एक्स्ट्रा ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम जाइगोमेट्रिक सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड जो होता है वो ह्यूमन में नहीं पाया जाता। तो केमिकल डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल कौन है बच्चों, सलाइवा। सलाइवा का सिक्रेशन कहाँ से होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स में। 3 सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, पैरेटल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स या और सबलिंगुअल ग्लैंड। तो आ जाइए हम अब इसी के द्वारा बच्चों, ये इसमें हम अब जो आज पढ़ेंगे वो हम सलाइवा के रोल्स के विषय में पढ़ेंगे, सलाइवा के क्या रोल हैं भोजन के पाचन में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सलाइवा के कंपोजिशंस क्या होते हैं। रोल को जानने से पहले हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, सलाइवा के कंपोजिशंस को। तो सलाइवा का जो पीएच होता है बच्चों 6.8 होता है, अर्थात ये स्लाइटली एसिडिक होता है। इसमें अगर हम देखें बच्चों तो वाटर का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है, 99.5%, सबसे ज़्यादा, अर्थात 99.5% इसमें क्या होता है बच्चों, वाटर ही होता है। केवल 0.5% के रूप में इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट पाए जाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक बच्चों, हैं इनका जो कंटेंट होता है वो केवल 0.5% होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक बच्चों, तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के रूप में इसमें क्या पाए जाते हैं बच्चों, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन एज वेल एज द बाइकार्बोनेट आयन। तो ये इस रूप में पाए जाते हैं, पोटेशियम आयन के रूप में, सोडियम आयन के रूप में, क्लोराइड आयन के रूप में और बाइकार्बोनेट का आयन के रूप में इनमें पाए जाते हैं। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट के रूप में बच्चे इसमें क्या पाए जाते हैं, टाइलिन पाया जाता है जो एक प्रकार का मेन एंजाइम बनाता है। साथ ही साथ बच्चों लाइसोजाइम बनाया जाता है, और ये लाइसोजाइम क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स होता है। साथ ही साथ इसमें थायोसाइनेट हमको देखने को मिलते हैं जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं। म्यूसिन क्या होता है बच्चों, इनमें म्यूसिन का भी सिक्रेशंस होता है जो भोजन को लुब्रिकेट करने का काम करते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो भोजन के पाचन में क्या करते हैं बच्चों, जो हम भोजन लेते हैं, जैसे भोजन हमारे मुख में आता है बच्चों, तो यहाँ टाइलिन क्या होता है, सैलिवरी एमाइलेज, उसको क्या करता है बच्चों, अर्थात स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें लाइसोजाइम जो आते हैं बच्चों, हमारे हमारे भोजन के साथ जो अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं बच्चों, इनको मारने का काम करते हैं। एक प्रकार से ये इम्यून सेल्स के रूप में, इम्यून सिस्टम के रूप में काम करते हैं। थायोसाइनेट जो होते हैं बच्चों, ये भी जो एंटी टॉक्सिन के रूप में काम करते हैं, जो हमारे टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको डिस्ट्रॉयड करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो म्यूसिन होता है बच्चों, ये क्या करता है, हमारे भोजन को लुब्रिकेट करने का काम करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए अब हम बात करते हैं रोल ऑफ सलाइवा इन फूड डाइजेशन। तो फूड के डाइजेशन में सलाइवा का क्या रोल है। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने कंपोजिशन को जान लिया, तो अब देखेंगे कि इन सब कंपोजिशंस का क्या रोल है भोजन के डाइजेशन में। फर्स्ट एंजाइम ऑफ डाइजेस्ट, इट इज़ द फर्स्ट एंजाइम ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। कौन है बच्चों, टाइलिन। तो द फर्स्ट एंजाइम ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक इज टाइलिन, दैट इज द अल्फा एमाइलेज और सलिवरी एमाइलेज विच एक्ट्स अपॉन द स्टार्च एंड कन्वर्ट इट इनटू द डाइसैकेराइड्स माल्टोज। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो ये टाइलिन होता है बच्चों, ये हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक का, हमारे पूरे जीआईटी का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का फर्स्ट एंजाइम होता है बच्चों, जिसको हम टाइलिन कहते हैं या सलिवरी एमाइलेज कहते हैं या अल्फा एमाइलेज कहते हैं। करता क्या है बच्चों, ये जो होता है, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चों, पॉलीसैकेराइड्स का जो स्टार्च होता है, स्टार्च पर अपना एक्शन दिखाता है, और ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, डाइसैकेराइड्स माल्टोज के रूप में कन्वर्ट करता है। ठीक बच्चों, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि
ये देखिए C6H10O5 के N मॉलिक्यूल, जब इसका क्या होता है बच्चों, हाइड्रोलिसिस होता है, तो इसमें देखिए जो टाइलिन होता है या सल्फ्यूरिक एमाइलेज होता है बच्चों, इसको क्या कर देता है, ये जो पॉलीसेकेराइड्स है इसको डाइसेकेराइड्स के रूप में तोड़ देता है, जिसको हम माल्टोज कहते हैं। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है कौन बच्चों, टाइलिन। बच्चों जो यहाँ भोजन का पाचन होता है वो दो प्रकार से होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भोजन को मुख में लेते हैं और तुरंत उसको क्या कर देते हैं बच्चों, गट कर जाते हैं, अर्थात तुरंत निगल जाते हैं, उसको भोजन को चबाते नहीं हैं। जबकि एक सामान्य पर्सन जब भोजन को बड़े आसानी से आराम से चबाता है बच्चों, मैस्टिकेट करता है, तो उसमें क्या होता है कि जो हम लोग भोजन लेते हैं बच्चों, जैसे हम चपाती लेते हैं या रोटी लेते हैं, तो वो किस रूप में लेते हैं बच्चों, उसको हम स्टार्च के रूप में लेते हैं। तो वो स्टार्च कैसा होता है बच्चों, वो बिल्कुल टेस्टलेस होता है। क्या होता है बच्चों, वो टेस्टलेस होता है, उसमें स्वाद नहीं होता है। और वो किस रूप में होता है, वो पॉलीसेकेराइड्स के रूप में। जब हम उस स्टार्च को बहुत अच्छे से समय लेकर उसको चबाएंगे 2-3 मिनट तक मुंह में बच्चों, तो वो क्या होता है, वो स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है डाइसेकेराइड्स के रूप में, माल्टोज के रूप में। और जब ये माल्टोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, तो माल्टोज का जो टेस्ट होता है वो स्वीटी हो जाता है, मिठास लगने लगता है। तो इसमें स्वीट डेवलप अर्थात स्वीटी टेस्ट डेवलप होने लगता है। और फिर ये स्वीटी टेस्ट क्या होता है बच्चों, ये हमारे टेस्ट बड के माध्यम से हमको क्या होता है, मीठापन का एहसास कराते हैं। ठीक बच्चों, तो जब हम भोजन को कुछ समय तक चबा कर खाते हैं तो क्या होता है बच्चों, हमको मिठास महसूस होता है। मिठास क्यों महसूस होता है, क्योंकि यहाँ अब ये जो स्टार्च है, जो पॉलीसेकेराइड्स है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द डाइसेकेराइड्स या स्वीटी टेस्ट के रूप, अर्थात ये माल्टोज के रूप में, डाइसेकेराइड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब स्टार्च का कन्वर्जन माल्टोज में होगा इन द फॉर्म ऑफ द डाइसेकेराइड्स बच्चों, तो यहाँ अपने आप स्वीट टेस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक बच्चों, तो इसलिए हमको भोजन क्या करना चाहिए बच्चों, अच्छे से चबा के खाना चाहिए। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, मुख गुहा में जो स्टार्च है इसका पाचन किस रूप में हो जाता है, माल्टोज के रूप में। और इसको डाइजेस्ट करने वाला जो रिस्पॉन्सिबल मेन एंजाइम होता है वो क्या होता है बच्चों, टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज। चूँकि बच्चे इसका नाम सैलिवरी एमाइलेज क्यों है, सैलिवरी तो आप जानते हैं क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा है। साथ ही साथ ये क्या करता है बच्चों, ये एमाइलोज का पाचन करता है। स्टार्च का दूसरा नाम क्या होता है, एमाइलोज। चूँकि ये एमाइलोज का पाचन करता है इसलिए हम इसको सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये जो टाइलिन होता है या सैलिवरी एमाइलेज होता है या अल्फा एमाइलेज होता है बच्चों, ये क्या करता है, कम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स के स्टार्च को माल्टोज के रूप में तोड़ने का काम करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। In buccal cavity, the dry and solid food is liquefied by mucus and saliva. Here the food is converted into the bolus. Very very most important बच्चों। तो बक्कल कैविटी में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो जो हार्ड और ड्राई ड्राई और सॉलिड फूड मटेरियल आता है बच्चों, वो हमारे सलाइवा और म्यूकस के साथ क्या होता है बच्चों, क्योंकि हमारे जो टीथ होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, उसको मेस्टिकेट करते हैं। फिर हमारे सलाइवा और म्यूकस इनके साथ मिलकर सलाइवा क्या करता है बच्चों, इसको लिक्विफाई करता है। जो हार्ड और सॉलिड जो शुष्क भोजन हमारे मुख में आते हैं बच्चों, उनको सलाइवा क्या करता है, उसको लिक्विफाई करता है, तरल पदार्थ के रूप में तोड़ देता है, बना देता है। तो म्यूकस और सलाइवा दोनों मिलकर भोजन को लिक्विफाई करते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं बच्चों, इसके माध्यम के इसके रूप को भी बदल दे। अब यहाँ जो फूड था बच्चों, ये फूड जो था वो किस रूप में बदल जाता है बच्चों, ये फूड कन्वर्ट हो जाता है बोलस के फॉर्म में। किस में बच्चों, ये बोलस के फॉर्म में बदल जाता है। जब जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं बच्चों, जैसे ही वो सलाइवा के कांटेक्ट में आते हैं, जब वो लिक्विड बन जाते हैं, एकदम बिल्कुल लुगदी बन जाते हैं बच्चों, तो उसको हम बोलस कहते हैं। तो बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन कराता है बच्चों, सलाइवा। सलाइवा म्यूकस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है भोजन को बोलस के रूप में बनाना। अगर हम देखें बच्चों, तो हमारा जो बक्कल कैविटी है, यहाँ केवल एक ही पाचन होता है। किसका, वो केवल कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि हमारे बक्कल कैविटी में केवल एक ही चीज़ का पाचन होता है, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन एंड फैट्स रिमेन्स अनडाइजेस्टेड इन बक्कल कैविटी बट ओनली स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू द डाइसेकेराइड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ बच्चों हमारे मुख गुहा में न तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, न तो फैट का डाइजेशन होता है, क्योंकि प्रोटीन और फैट के लिए किसी प्रकार के कोई डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे मुख गुहा से नहीं निकलते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात न तो कोई प्रोटियोलिटिक एंजाइम निकलता है, न तो कोई फैट रिस्पॉन्सिबल एंजाइम निकलता है जो हमारे प्रोटीन या फैट का पाचन यहाँ कर सके। यहाँ केवल एक ही चीज़ का पाचन होता है, वो कौन है तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है, जिसको हम सेलिवरी एमाइलेज कहते हैं या अल्फा एमाइलेज या टाइलिन कहते हैं, इसका सिक्रेशन हमारे मुख गुहा से होता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ क्या होता है, केवल एक पाचन होता है, वो कौन होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन यहाँ होता है। जहाँ जो पॉलीसेकेराइड्स के रूप में स्टार्च होता है बच्चों, वो हाइड्रोलाइज हो जाता है किस रूप में, डाइसेकेराइड्स के रूप में। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों,
तो हमारे मुख गुहा में जैसे ही भोजन का पाचन हो जाता है बच्चों, यहाँ हमने देखा कि यहाँ दोनों पाचन हुआ, एक फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन के रूप में हम लोगों ने ये देखा कि जो हम लोगों का मुख गुहा है बच्चों, इसमें पाए जाने वाले जो टीथ होते हैं उनको क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं। फिर बोलस के साथ सलाइवा के साथ मिलकर वो मेस्टिगेट करते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारा फिजिकल डाइजेशन कहलाता है। केमिकल डाइजेशन के रूप में जो हम लोगों ने ये देखा कि सलाइवा जो होता है हमारे भोजन के रूप को बदलता है और ये बोलस जो फूड है उसको बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो दोनों डाइजेशन यहाँ हमको देखने को मिले। अब भोजन हमारा क्या हुआ बच्चों, जब बोलस के रूप में बन जाता है तो फिर इसको हमको कहाँ ले जाना पड़ेगा, स्टमक में ले जाना पड़ेगा। तो आइए बच्चों हम आगे देखते हैं कंडक्शन ऑफ फूड और डिग्लूटिशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है बच्चों, क्योंकि मुख गुहा बक्कल कैविटी के बाद जो फायरिंग्स पाया जाता है और आसोफेगस, ये हमारे शरीर में किसी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं करते, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है। इसलिए ये क्या करते हैं बच्चों, इट इज़ ओनली एक्ट फॉर द कंडक्शन ऑफ द फूड। ये क्या करते हैं बच्चों, भोजन का कंडक्शन करते हैं, जो कहाँ भोजन को कहाँ तक ले जाते हैं बच्चों, हमारे मुख गुहा से स्टमक तक ले जाने का काम करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम द बक्कल कैविटी टू स्टमक थ्रू द आसोफेगस इज कॉल्ड एज द सॉल्विंग और द डिग्लूटिशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। तो सॉल्विंग या डिग्लूटिशन किसे कहते हैं बच्चों, हम मुख से क्या करते हैं, जैसे भोजन को बोलस के फॉर्म में बना लेते हैं बच्चों, वैसे हम भोजन को निगलते हैं और ये भोजन क्या होता है बच्चों, हमारे आसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक तक चला जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो हमारे ये गर्दन होता है बच्चों, नेक रीजन होता है, यहाँ जो पाइप पाई जाती है इसको हम फूड पाइप कहते हैं, आसोफेगस। तो इस आसोफेगस में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। ये केवल क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का कंडक्शन का काम करता है, जो हमारे भोजन को मुख गुहा से स्टमक तक ले जाने का काम करता है। तो किसको कहते हैं बच्चों कंडक्शन ऑफ फूड या डिग्लूटिशन, द प्रोसेस ऑफ फूड फ्रॉम द बक्कल कैविटी टू स्टमक थ्रू द आसोफेगस इज कॉल्ड एज द सॉल्विंग और द डिग्लूटिशन। अर्थात भोजन को बक्कल कैविटी से लेकर स्टमक तक किसके थ्रू, आसोफेगस के थ्रू पहुंचाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्विंग या डिग्लूटिशन कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, आप इस देखिए बच्चों, ये फूड या बोलस, सॉरी, आप देखिए ये फूड या बोलस फ्रॉम द माउथ, यहाँ से क्या होता है बच्चों, गुलट या आसोफेगस के माध्यम से चला जाता है आसोफेगस में, और फिर आसोफेगस से होकर कहाँ जाता है बच्चों, स्टमक तक। इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, डिग्लूटिशन कहते हैं या फिर कंडक्शन ऑफ फूड कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी भोज्य पदार्थ का क्या बच्चों, जब तक वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं टूट जाएगा और ठीक प्रकार से डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा, तब तक उसका कंडक्शन, तब तक उसका ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड के माध्यम से हमारे टिश्यूज तक नहीं पहुँच जा पाएगा फॉर द पर्पज ऑफ द यूटिलाइजेशन ना, अर्थात किसी भी प्रकार से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए भोजन पचाने की प्रक्रिया में किसी भी भोज्य पदार्थ का एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट के रूप में टूटना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक बच्चों, there are some mucus secreting gland cells secretes mucus in the esophagus but it has no any enzymes। तो आसोफेगस जो होता है बच्चों हमारा क्यों क्या करता है, कंडक्शन का काम करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है। यहाँ केवल क्या करता है बच्चों, बहुत सारे म्यूकस सॉरी म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड देखने को मिलते हैं, और इस ग्लैंड्स के माध्यम से क्या होता है बच्चों, म्यूकस का सिक्रेशन होता है हमारे आसोफेगस में, जिससे कि भोजन क्या हो बच्चों, आसानी से नीचे की ओर डिसेंड करे। तो इसके लिए यहाँ क्या पाए जाते हैं बच्चों, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स पाए जाते हैं और उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, परंतु यहाँ किसी प्रकार कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से हम कहें तो आसोफेगस में ना तो किसी प्रोटीन का पाचन होता है, ना किसी फैट का पाचन होता है, ना किसी कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता। यहाँ केवल कुछ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड ही पाए जाते हैं जो म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। ठीक बच्चों, तो जैसा कि बच्चों हम ये फिगर में देख रहे हैं कि देख रहे हैं आप, ये भोजन जो ये जो होता है आसोफेगस होता है बच्चों, यहाँ पेरिस्टाल्टिक मोमेंट हमको देखने को मिलता है, जो भोजन को क्या करता है, यहाँ हम देखेंगे बच्चों तो यहाँ प्रोपल्सिव पेरिस्टाल्टिक मोमेंट देखने को मिलता है, जो भोजन को यहाँ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जैसे भोजन को आगे की ओर खसकाता रहता है। ठीक बच्चों, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं ये आसोफेजियल स्टेसेस हैं। यहाँ जो स्फिंक्टर पाया जाता है बच्चों, इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं या फिर हम गैस्ट्रिक आसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। और ये क्या होता है बच्चों, जैसे भोजन यहाँ स्फिंक्टर को टच करता है वैसे ये तुरंत खुल जाता है और ये भोजन हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है। और जब भोजन स्टमक के अंदर चला जाता है बच्चों, तो ये स्फिंक्टर फिर से बंद हो जाता है। ये क्यों हो जाता है बच्चों, जिससे ये हमारा भोजन बैक फ्लो न करने पाए, फिर वापस आसोफेगस में जाने पाए। इसलिए नेचर ने यहाँ एक वाल बना दिया है, एक स्फिंक्टर बना दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, गैस्ट्रो आसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। दिस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने इसके विषय में बात किया है। The relaxation of the cardiac sphincter widen the opening of the esophagus and the bolus reaches in stomach, very very most important। इसमें होता क्या बच्चों कि
जैसे ही भोजन हमारा एसोफेगस से होकर स्टमक की ओर जाता है बच्चों, तो यहाँ कार्डियक स्फिंक्टर जो यहाँ पाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी भी बात किया कि यहाँ जो स्फिंक्टर पाया जाता है उसे हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। ये क्या होता है बच्चों, ये रिलैक्स हो जाता है और चौड़ा हो जाता है, वाइडन होता है, जिससे हमारा भोजन क्या होता है, बोलस के रूप में हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है। ठीक बच्चों, तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने आज डाइजेशन ऑफ फूड इन बक्कल कैविटी में पढ़ा है। हम लोगों ने ये देख लिया कि किस प्रकार से भोजन का पाचन हमारे मुख गुहा में होता है। तो हमारे मुख गुहा में जो भोजन का पाचन होता है बच्चों, ये दो रूप में होता है, फिजिकल डाइजेशन एज वेल एज द केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन के रूप में हमारे जो टीथ होते हैं, प्री मोलर और मोलर, ये क्या करते हैं बच्चों, भोजन को ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं। फिर हमारे केमिकल डाइजेशन के रूप में जो हमारा सलाइवा पाया जाता है बच्चों, ये भोजन के साथ मिक्सअप हो जाता है, इस प्रकार से मैस्टिकेट हो जाता है और भोजन का माध्यम जो होता है बोलस के रूप में बन जाता है, जो केमिकल डाइजेशन के रूप में होता है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बच्चों के भोजन का पाचन जो हमारे मुख गुहा में होता है वो किस रूप में होता है। तो आज के वीडियो में बच्चों हम इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। ठीक बच्चों, तो अब हम देखेंगे कि भोजन का पाचन स्टमक में कैसे होता है। ठीक बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं बच्चों आपके पास तक पहुँचे, इसके लिए आप इसके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।